अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी यस सर। सर। ठीक है जी, देखिए आज और बोर्ड विजिबल है आप? यस। यस सर। ठीक है जी। देखिए फाइनली हमें चांस मिल गया और कि हम पूरे बोर्ड को इस्तेमाल कर सकें और बोर्ड भी विजिबल हो। ये पिछले आपको पता ही है 2 लेक्चर से हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो सके, लेकिन कुछ अरेंजमेंट नहीं बन पा रही थी। पर आज लकीली ऐसा कुछ ऐसी अरेंजमेंट बन गई है, अब हम इसे उसी तरह से इस ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं जैसे हम फिजिकल मोड के अंदर क्लासेस ले रहे होते हैं। आपको याद है कि हम बात कर रहे थे हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और ये उसकी एक हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ ये जो आपको डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं एक ही फॉर्म में, ये सारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इस वक्त हम मानेंगे, और हमने इससे पहले भी माना था, कि ये कांस्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह की इक्वेशंस देखी हैं कि लिखा है 3d4y ओवर dx4 प्लस 2d3y ओवर dx3 माइनस 7d2y ओवर dx2 प्लस 6dy ओवर dx और माइनस 8 इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद अगर आपको याद है कि 0 आ जाए तो फिर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका ऑर्डर क्या आएगा? जो हाईएस्ट रैंक होगी डेरिवेटिव की, जो कि 4 है, तो ये 4th ऑर्डर इस वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी टर्म में y का प्रोडक्ट नहीं है। देखिए इस डेरिवेटिव के साथ भी y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इधर भी y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इधर भी y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इधर भी y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और अगर फर्ज कर लें यहाँ y हो भी, ये अभी भी ये y जो है वो किसी और y से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, तो फिर ये लीनियर भी है। तो ये 4th ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वल टू अगर 0 है तो होमोजीनियस है, और अगर इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि यहाँ लिखा हुआ है कुछ भी जैसे x² + 1, तो ये 4th ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे, अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि फर्ज कर ले कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी लिखी हुई हो, x² - 1 d2y ओवर dx² प्लस sin x माइनस cos x dy ओवर dx प्लस e to the power x y इक्वल टू 4x² - 1। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट रैंक है डेरिवेटिव की वो 2 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी टर्म में y का प्रोडक्ट नहीं है तो लीनियर भी है। लेकिन पिछली वाली और इस वाली में एक वाज़ा फ़र्क है कि पिछली वाली इक्वेशन में जो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे, और यहाँ जो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो खुद फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दोनों ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही नॉन होमोजीनियस है, दोनों ही लीनियर है, लेकिन एक वाज़ा फ़र्क है कि पहली वाली में जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो डेरिवेटिव के पड़ोस में नेबर में लिखे हुए वो कांस्टेंट हैं, चाहे वो +3 हो, +2 हो, -7 हो, +6 हो, -8 हो। लेकिन सेकंड वाली में ये जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये खुद फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि इस इक्वेशन में x हैगा। तो अब इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपसे कहा था कि इस वक्त हम ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं देख रहे, जिसमें जो कोफिशिएंट है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, हम इसे देख रहे। मैं फिर कहता हूँ हम इसे नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं किसे? ये ऊपर वाली को, जिसमें जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। अब हमने, आपको याद होगा, ये कहा था कि जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है? आप करते ये हैं, जैसे ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 3 हैगा ये A4 है, ये 2 क्या आएगा? A3 है, ये -7 क्या है? A2 है, 6 क्या है? A1 है, और -8 क्या है? A0 है। जबकि जो राइट हैंड साइड पे है वो इक्वल टू नहीं है, बल्कि कोई फंक्शन हैगा, और इस फंक्शन को हम, अगर आपको याद हो तो g ऑफ x कहते हैं। कई बार ये बात बताई है, आज फिर बता रहा हूँ, अगर तो ये g ऑफ x 0 हो जाए, यानी यहाँ राइट हैंड साइड पे 0 आ जाए, तब हम कहते हैं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेशक उसका ऑर्डर 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, उसे सॉल्व करना हम जानते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए पहले हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। वो आज भी हम बनाएंगे, आज भी सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को याद नहीं भी आ रहा, तो अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे तो वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसे देखेंगे तो फिर याद भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं, वहाँ से हमारे पास जो है वो, अगर आपको याद हो तो m की वैल्यूज़ आती हैं। अगर तो सारे m जो आते हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी हैं, वो सब जो हैं वो अलग अलग हैं और रियल भी हैं, तो हमने कहा था वो केस 1 होगा, और उसकी एक प्री डिफाइंड सॉल्यूशन की फॉर्म थी। और वो अगर आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं, तो हमने कहा था कि उसमें जो पहला सॉल्यूशन होगा y1, वो बराबर होगा c1 e टू द पावर जो भी m की पहली वैल्यू आई है। जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो e टू द पावर m2 m2 सेकेंड वैल्यू होगी उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट की, और इसी तरीके से आगे भी हम चले जाएंगे। और अब फिर हमने कहा था कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा, ये यहाँ से हटा दें, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 एंड सो ऑन। लेकिन ये तब होता था कि जब ये राइट हैंड साइड 0 होती थी। अगर ये राइट हैंड साइड 0 नहीं है, यानी जी ऑफ एक्स एक नॉन ज़ीरो फंक्शन है, तो उस सूरत में फिर अब क्या करेंगे हम? वो पुराना वाला काम तो किया जाएगा, लेकिन वो पुराने वाले काम से जो सॉल्यूशन आएगा वो y नहीं कहलाएगा, बल्कि हम इसे yc कहेंगे।
और यहाँ वाई सी का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा किसका? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर ये राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका भी तो कोई ना कोई रोल होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यही है लेकिन राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है बल्कि साइन एक्स है। एक और इक्वेशन है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली यही है पर लेकिन राइट हैंड साइड पर ना एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना साइन एक्स है बल्कि ई टू द पावर एक्स है। तो आप मुझे बताइए अगर तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली को सॉल्व कर दें और कहते हैं बस यही सॉल्यूशन है इसका, जनरल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन यही है, तो फिर वो जो राइट हैंड साइड पर हम फंक्शन बदल रहे हैं उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कॉमन सेंस भी कहता है कि अगर राइट हैंड साइड पर जी ऑफ एक्स की फॉर्म बदलती है, जी ऑफ एक्स बदलता है, तो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं उसका भी कोई किरदार होना चाहिए। अब कैसे हम जी ऑफ एक्स के रोल को सॉल्यूशन में लेकर आएंगे, उसके लिए हम इस जी ऑफ एक्स को कंसीडर करेंगे और इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे जो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होगा। और अगर यहाँ साइन एक्स होगा तो फिर वो साइन एक्स का होगा और वो अलग होगा, और अगर यहाँ पर कुछ और आता है तो फिर उसका अलग होगा। उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे वाई पी, यानी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है सिर्फ जी एक्स की एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अब वाई सी हमारे पास आ चुका है, वाई पी भी आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने किसी तरीके से अपने सॉल्यूशन के अंदर शामिल करी और राइट हैंड साइड को भी हमने कंसीडर किया है। इस सूरत में अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन, वो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो बुनियादी तौर पे जिसे हम y कहेंगे, ये y बुनियादी तौर पे बराबर होगा वाई सी प्लस वाई पी। यहाँ फिर से कहता हूँ कि जो ये वाई सी होगा ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप इसे कह सकते हैं ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा फॉर एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी इस वाई सी को निकालने के लिए हम इक्वल टू जीरो मान लेंगे और बाकी लेफ्ट हैंड साइड जैसी है उसको वैसे ही कंसीडर करते हुए जैसा हमने पिछली क्लास में क्लासेस में किया था वही सारा काम करें, और अभी होगा भी तो और समझ में आएगा। जबकि यहाँ वाई पी का मतलब क्या होगा बच्चों, ये वाई पी यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और आज की क्लास का मकसद है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी वाई पी को निकालना, क्योंकि जो हमने पिछली क्लासेस में किया था आज उसे हम वाई सी कह देंगे। ठीक है, तो ये तो हमें आता ही है, असल फोकस करना है आज हमने वाई पी के ऊपर। अब इस वाई पी को निकालने के लिए हमारे पास दो बड़े बड़े मेथड है इस वाई पी को निकालने के लिए। एक मेथड जो है वो कहलाता है
मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड method of undetermined coefficients। और ये नाम अभी आपको समझ में आएगा। दूसरा कहलाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब ये दोनों मेथड ही हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो रहेगा मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन क्या है? दो लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन जो है वो ये है कि ये सिर्फ तब काम करेगा जब आपके पास जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इन तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट हो, जैसे कि अभी है। लेकिन आज की क्लास जब शुरू करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये कोफिशिएंट जो है ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो, बल्कि ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है, ये काम नहीं करेगा। सर जी, ये जमशेद नाम का लड़का आ रहा है, आप एक्सेप्ट कर लें। इसका जमशेद जमशेद तो हुआ यहाँ। चले, अभी हुआ होगा, अभी मुझे मैसेज किया था ना कि बोलने के लिए। नहीं हुआ हुआ है, जमशेद तो यहाँ पर हुआ हुआ है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई। तो इस मेथड की पहली आप कह सकते हैं लिमिटेशन क्या है कि ये खाली कांस्टेंट कोफिशिएंट पे काम करेगा, वेरिएबल कोफिशिएंट पे काम नहीं करेगा। दूसरा, ये जो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट है ना, ये तो राइट हैंड साइड पर आपने इस वक्त जी ऑफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है किसी और इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना हो, बल्कि सिर्फ साइन 5x हो सकता है किसी और इक्वेशन में ये ना ये हो ना ये हो, बल्कि कुछ ऐसा हो 4x e टू द पावर -3x। मतलब ये जो राइट हैंड साइड पे आपके पास जी ऑफ एक्सेस की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट हर जी ऑफ एक्स पे काम नहीं करेगा। कुछ खास ही फॉर्म्स हैं जी ऑफ एक्स की जिस पे काम करेगा, और वो मैं अभी अगर मौका मिलता है तो मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा कि कौन कौन सी फॉर्म पर ये वाला मेथड काम करेगा। पर जो दोनों शॉर्टकमिंग्स हैं पहले मेथड में वो दूसरे मेथड में नहीं। यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो उस वक्त भी काम करेगा जब कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, जैसे अभी है, और तब भी काम करेगा जब ये कोफिशिएंट जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो। जैसे यहाँ 3 के बजाय अगर साइन एक्स लिखा है, यहाँ +2 के बजाय यहाँ ई एक्स लिखा हो, यहाँ -7 के बजाय -x² + 1 लिखा हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तब भी काम करेगा, लेकिन ये पहला वाला काम नहीं करेगा। दूसरी बात, ये जो फॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स है, पहला वाला मेथड कुछ ही सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स पे काम करेगा, लेकिन दूसरा वाला किसी भी फॉर्म का जी ऑफ एक्स को काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझदार हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर मेथड आपको कौन सा लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि सर दूसरा मेथड, क्योंकि वो हर कंडीशन में काम कर रहा है। अभी तो हमें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जब हम दोनों को पढ़ेंगे तब असल में कंपैरिजन किया जा सकेगा, क्योंकि बज़ाहिर तो लग रहा है कि दूसरा मेथड ज़्यादा जो है वो रॉबस्ट है, दूसरा मेथड ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन क्या दूसरा मेथड उतना आसान भी होगा जितना पहला मेथड है? ये तो तभी पता चलेगा जब हम इन दोनों मेथड को इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों मेथड पे काम करेंगे। ठीक है भाई। तो इस वक्त हम जा रहे हैं पहले मेथड की तरफ, और वो पहला मेथड हमारे पास क्या है? मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। याद रखिएगा इस क्लास का मकसद क्या है? इस वाई पी को निकालना।
लेकिन हम YC भी निकालेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे हम, लेकिन बुनियादी मकसद क्या मालूम करना है, YP को मालूम करना है, ठीक है भाई। Method of finding particular solution. कितने मेथड है भाई? 2। पहला है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही। और दूसरा आएगा हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है भाई, तो अब हम इनमें से पहले वाले मेथड को जो है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हम पहले वाले मेथड को इस वक्त सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला मेथड क्या है अभी हमारे पास? मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। जैसा मैंने कहा है आपसे बॉस, सेशन एक्सपायर हो गई, सेशन एक्सपायर हो गई। इन सबको फिर से एडमिट करना पड़ेगा। चल रहा है, किसी की भी आवाज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो पहले वाले जब ये एक्सपायर तक चलेगा 8:30, अभी ये 10 मिनट में वैसे एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप हाँ, मुझे बोल रहे दोबारा स्टार्ट करूँगा, इसी सेम कोड पे चल जाएगा। ठीक है, वो इनको दोबारा एडमिट नहीं करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है जी, वापस आ रहे हैं। तो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट की तरफ आएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये मेथड जो हैगा
वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिटरमिन करने का सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने आपसे कहा था इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसकी क्या लिमिटेशन है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इसकी जो लिमिटेशन है वो दो हैं। पहला कोफिशिएंट्स must be constant। जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और दूसरी बात कि जो हमारा g ऑफ x है मस्ट अज्यूम some specific forms। मतलब हर राइट हैंड साइड पर जी एफ एक्स जैसा भी हो ये काम नहीं करेगा। जी ऑफ एक्स एक ख़ास जो है वो फॉर्म में होना चाहिए तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब जी ऑफ एक्स की फॉर्म क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस किस्म का हमारे पास जी ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ कि इस टेबल में हम ट्रायल फॉर्म ऑफ, सर बोर्ड के ऊपर जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही कह रही हैं। हम कुछ यहाँ पर जी ऑफ एक्स की ट्रायल फॉर्म लिख देते हैं। फर्ज कर लीजिए अगर हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो कोई कांस्टेंट है, कोई क्या है भाई, कांस्टेंट है। यानी ये जो राइट हैंड साइड है ये यहाँ पे सपोज कर लें सिर्फ 7 होता या 70 होता, कोई कांस्टेंट होता मतलब जिसमें एक्स और वाई ना आ रहा हो, उस सूरत में जो हमारी ट्रायल फॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स हो वो ए होनी चाहिए, कैपिटल ए। बताता हूं अभी आगे जाके कैपिटल ए का मतलब क्या है। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर कुछ ऐसा होता है जैसे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, तो अब हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो कुछ ऐसा होना चाहिए ax प्लस बी। उसी तरह अगर ये जी ऑफ एक्स जो है वो कुछ यूं होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हमने जो भी फंक्शन लिखे हैं ये अलजेब्राइक हैं। इनमें आपने एक बात देखी होगी कि अगर हमारे पास
x की कोई पावर नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा, x की पावर 1 है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, और x की पावर 2 है तो फिर 3 कांस्टेंट आएंगे। और वो कैसे आएंगे? एक कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरा x के साथ, तीसरा बगैर x के। अगर ये यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 1 हो जाए, तो आपने देखना है कि क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ कांस्टेंट जो है वो 3 नहीं होंगे बल्कि 4 होंगे। 3 कांस्टेंट तो होंगे x की 3 पावर के लिए, एक एक्स क्यूब का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक x का, लेकिन एक ऐसी टर्म का भी होगा जिसमें कोई x नहीं है, उसे हम d कह देंगे। तो ये जो हमने ट्रायल जो फॉर्म ली है जी ऑफ एक्स की, इसमें ये a या a b या a b c या a b c d ये जो आ रहे हैं, ये वो कोफिशिएंट्स हैं जो हमें नहीं पता। किसी तरीके से हमने इनकी वैल्यूज मालूम करनी होगी। अब उसके लिए हम ये मेथड लगाएंगे। तो इस मेथड में जो नाम लिखा है ना अनडिटरमिन्ड, तो ये शुरू में ये कोफिशिएंट जो है वो हमें नहीं पता होंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे होंगे कि भैया ए है या बी है या सी है, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता होगी। तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमने असल में वो वैल्यू जो है वो मालूम करनी है कि ए की या बी की वैल्यू क्या है। तो ये वाला मेथड जो है इसे अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट कहते हैं, इसलिए कि जब हम शुरू करते हैं तो इन कांस्टेंट की हमें वैल्यूज नहीं पता होती, ये अनडिटरमिन्ड होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हम